एवरीवन, दिस इज सोमा हेयर। वेलकम टू बिल्ड करियर चैनल। तो आज हम देखेंगे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि जीएसटी को। इसकी हम कंप्लीट में डिटेल इन्फॉर्मेशन लेने वाले A to Z पॉइंट में आपको क्लियर करूंगी। साथ ही इसकी जो अपडेटेड जो भी न्यू चेंजेस आई हैं उनको भी हम आज देखेंगे अकॉर्डिंग टू 2020। ओके, तो चलिए देखते हैं आज की क्लास। तो उससे पहले चैनल पर अगर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और बताना कि आपको ये वीडियो मैं अच्छी तरह से आपको ये टॉपिक के बारे में समझा पाई हूँ कि नहीं। और अगर आपके पास मेरे लिए कोई सजेशन हो तो ज़रूर मुझे बताना। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास इंट्रोडक्शन से। क्या है जीएसटी? जीएसटी यानी गुड्स और सर्विसेज टैक्स। तो ये क्या है? ये एक सिंगल इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि लेविड होता है गुड्स और सर्विसेज पे, पूरे होल नेशन पे। मतलब जितने भी पहले इनडायरेक्ट टैक्सेस थे सबको हटाकर ख़त्म कर पूरे नेशन में सिर्फ एक ही अब इनडायरेक्ट टैक्स बचा है जिसे हम जीएसटी के नाम से जानते हैं। ओके, तो ये एक सिंगल टैक्स है जो कि सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज पे लागू होता है। ओके, चलिए अब हम इसे समझते हैं। इसके पिछले जो भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में पहले हम समझेंगे। ओके, तो आपको जीएसटी जानने से पहले आपको इन दोनों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए जीएसटी को देखते हैं, उससे पहले समझते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स क्या है। तो जीएसटी आने से पहले हमारे देश में दो तरह की टैक्सेस हुआ करती थी। तो क्या वो था फर्स्ट में डायरेक्ट टैक्स था, मतलब जो कि हम खुद गवर्नमेंट को पे करते थे, यानी हम डायरेक्टली इसे पे करते थे। फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स या कॉर्पोरेट टैक्स या फिर कैपिटल गेन टैक्स। तो आप सबको तो पता ही होगा कि इनकम टैक्स फाइल किया जाता है और जो इनकम टैक्स की स्लैब में आते हैं वो उतना परसेंट इनकम टैक्स पे करते हैं। तो अगर आप इनकम टैक्स स्लैब के बारे में और कुछ जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर आप देख सकते हो। तो चलिए मैं आपको इसी फिगर से समझाती हूँ क्या है ये डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स मतलब ये एक इंसान है तो समझिए कि इसके ऊपर ही अल्टीमेट बर्डन है टैक्स पेमेंट का, और इसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है टैक्स पेमेंट का। मतलब जो कमाएगा उसी को टैक्स भी देना पड़ेगा। एग्जाम्पल इनकम टैक्स, तो ये किसे पे करेगा? ये गवर्नमेंट के को पे करेगा। और इसमें लिखा हुआ है, देखिए, व्हेन यू अर्न इनकम यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टैक्स पेमेंट। मतलब जो इसे कमाएगा उसी के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है टैक्स पेमेंट की, और साथ में उसके पास ही बर्डन है, मतलब आप ही को जाकर जमा भी करना होगा टैक्स को। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स मतलब हम इसे डायरेक्टली पे नहीं करते हैं। जिन शॉपकीपर के थ्रू या किसी सेलर के थ्रू हमने जो प्रोडक्ट खरीदा है उसी प्राइस में वो टैक्स इंक्लूड होता है, और उसी शॉपकीपर या सेलर के थ्रू इनडायरेक्टली वो टैक्स गवर्नमेंट तक पहुंचता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपने कोई चॉकलेट खरीदी और चॉकलेट का प्राइस था 100 रुपीज़। तो जहाँ पर चॉकलेट का प्राइस लिखा होता है वहाँ पर देखना कि चॉकलेट के रैपर के बैक में प्राइस ₹100 के साथ ब्रैकेट में लिखा होता है इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस। मतलब इसी 100 रुपीज़ में सारे टैक्स इंक्लूडेड हैं, तो आपको एक्स्ट्रा पे करने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब आप इनडायरेक्टली टैक्स पे कर रहे हो। तो इनडायरेक्ट टैक्स जैसे कि क्या है? सेल्स टैक्स या फिर एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी या फिर ऑक्ट्रॉय, वैट, सर्विस टैक्स एक्सेट्रा। ओके, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में भी कुछ हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है और कुछ स्टेट गवर्नमेंट के पास। ओके, तो स्टेट गवर्नमेंट का जो खजाना होता है या कह लो कि ट्रेजरी होती है, इसी टैक्स के थ्रू भरता है, और स्टेट गवर्नमेंट फिर इसी टैक्स का पैसा जो उसे मिलता है वो उसे अपने स्टेट के वेलफेयर के कामों में लगाती है। ओके, तो इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। देखिए, ये जो कंज्यूमर है इस पे अल्टीमेट बर्डन है टैक्स पेमेंट का, परचेजर यानी कि कंज्यूमर। ओके, और किसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है टैक्स पेमेंट की? शॉपकीपर के पास। एग्जाम्पल है इसका वैट। तो जब आप कोई स्टफ़ खरीदते हो, मतलब सामान खरीदते हो, तो शॉपकीपर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? टैक्स पेमेंट करना। बट अल्टीमेट बर्डन एक कंज्यूमर पर ही आता है, जो सामान को खरीदता है उसी के ऊपर बर्डन आता है, बट पेमेंट कौन करता है? शॉपकीपर। और डायरेक्ट टैक्स में क्या था? आप ही के ऊपर बर्डन था, आप ही के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि आप उसे पेमेंट करो। ओके, तो ये अल्टीमेटली एक शॉपकीपर के थ्रू गवर्नमेंट तक पहुंचता है, मतलब आप इसे इनडायरेक्टली पे कर रहे हो। और जैसे कि आपको शॉपकीपर पहले गुजरना होगा और शॉपकीपर फिर इसे गवर्नमेंट तक पहुंचाएगा।
बट डायरेक्ट में क्या होता था, आप डायरेक्टली इसे पे करते थे। ओके, तो ये तो हो गई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो इसी इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्या किया, जितनी भी जीएसटी में 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस को मिलाकर एक कर दिया गया है। और तो पहले क्या था, पहले गुड परचेज करने पर वैट लगता था, सर्विस प्रोवाइड करने पर सर्विस टैक्स लगता था, गुड मैन्युफैक्चर करने पर एक्साइज ड्यूटी लगती थी। अब ये सब सारे खत्म हो गए हैं, अब सिर्फ एक ही बचा है जिसे हम जीएसटी के नाम से जानते हैं। ओके, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम बहुत सारे टैक्सेस पे करते थे गवर्नमेंट को, और आप ये हमें शायद इनके बारे में पता भी नहीं होता था कि हम कितने सारे टैक्सेस पे करते थे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, आर्टिकल 368 के अमेंडमेंट 101 के तहत जीएसटी को लाया। ओके, तो जिससे कि क्या हुई, अलग अलग तरह की सभी इनडायरेक्ट टैक्सेस को मिलाकर एक टैक्स कर दिया गया है, जिसे हम जीएसटी जानते हैं नाम से, ताकि हमें डिफरेंट टैक्सेस ना भरने पड़े, बस एक सिंगल सेंट्रल अथॉरिटी ही रहे जिसे हम जीएसटी कहते हैं। ओके, तो हिस्ट्री को देखते हैं कि क्या है हिस्ट्री इसकी। तो एक जो कॉमन टैक्स रिजिम है जिसे हम जीएसटी के नाम से जानते हैं, वो सबसे पहले 1999 में एक मीटिंग के दौरान प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी और आरबीआई की 3 गवर्नर के साथ प्रपोजल इसका रखा था। तो 3 आरबीआई के कौन कौन से गवर्नर थे जीएसटी के लिए, तो ये थे कौन थे, ये थे आईजी पटेल, बिमल जालान और सी रंगराजन जी। ओके, तो ये 3 इस जीएसटी के प्रपोजल वाले मीटिंग में शामिल थे, ध्यान रखिएगा इनको। फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जीएसटी का मॉडल और सारे लॉजिस्टिक रिलेटेड टू जीएसटी असीम दास गुप्ता जी को डिज़ाइन करने के लिए कहा। तो असीम दास गुप्ता जी कौन थे, ये थे वेस्ट बंगाल के फाइनेंस मिनिस्टर। तो असीम दास गुप्ता जी ने जीएसटी को बनाने के लिए एक कमेटी बनाई, जिसे हम असीम दास गुप्ता कमेटी भी कहते हैं। ओके, तो क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाए कि जीएसटी मॉडल किस कमेटी ने डिज़ाइन की है, तो आंसर होगा असीम दास गुप्ता कमेटी। और किस कमेटी ने जीएसटी को लागू करने की सिफारिश की या फिर रिकमेंड किया, तो वो थे विजय केलकर कमेटी इन 2005-12 फाइनेंस कमीशन के द्वारा। ओके, तो उसके बाद 2014 में फिर से लोकसभा इलेक्शन जीतकर बीजेपी गवर्नमेंट के लिए चुनी गई, और 1 फरवरी 2050 को फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी ने जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए जीएसटी बिल को लोकसभा के सामने रखा। ओके, तो लोकसभा में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की गई और बिल पास करवाए गए, और अगस्त 2016 में बिल पास हो गई और फिर जीएसटी को लागू किया गया। ओके, तो ऑल ओवर इंडिया में जीएसटी को 1 जुलाई 2017 में लॉन्च किया गया था, बट जम्मू और कश्मीर में 7 जुलाई 2017 को जीएसटी स्टेट लेजिस्लेचर में पास हुआ। ओके, और फिर इसने एक यूनिफाइड इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम के रूप में वर्किंग स्टार्ट की। ओके, तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन कब हुई थी, जीएसटी को 1 जुलाई 2017 की आधी रात को इसे लॉन्च किया गया था, और जीएसटी को लॉन्च करने के कारण पार्लियामेंट में दोनों हाउसेस लोकसभा और राज्यसभा को संसद के सेंट्रल हॉल में बुलाया गया था, जो कि एक हिस्टोरिकल मूवमेंट था। इस टाइम पर बहुत सारे दलों और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में इसका विरोध भी किया था कि वो जीएसटी के खिलाफ भी थे। ओके, तो हम अब डिस्कस करेंगे जीएसटी की टैक्स स्लैब के बारे में। ओके, तो क्या है जीएसटी की टैक्स स्लैब, ये अपडेटेड है, ध्यान रखिएगा, अप्रैल 2020 के बजट से। ओके, तो अब 28% सिर्फ 50 आइटम्स पे ही लगेंगे। इनमें कौन कौन शामिल है, इसमें शामिल है शैम्पू, डिओड्रेंट, टूथपेस्ट, आफ्टर सेव लोशन, सेविंग क्रीम, चॉकलेट्स, शू पॉलिश, च्युइंग गम्स एंड न्यूट्रिशन ड्रिंक। ओके, सिर्फ 28% टैक्स में सिर्फ ये 50 आइटम्स आ रहे हैं, और जितने भी 18% वाले टैक्स स्लैब वाले थे उसे 12% में कर दिया गया है, जो कि कौन आइटम है, जो कि फूड सर्व किए जा रहे थे एयर कंडीशन रेस्टोरेंट में। इसका रेट पहले कितना था, 18% था, इसे 12% अब कर दिया गया है। और जीएसटी की जो मास कंजम्पशन आइटम थी उसे भी कट कर जो बहुत ज़्यादा लोग कंज्यूम करते थे आइटम्स को, उनके लिए भी 28% से कोई स्लैब रेट में उसमें नहीं आएगा। अब जितने भी इस टाइप के आइटम होंगे कंजम्पशन वाले आइटम, वो 80% टैक्स स्लैब वाले में आएंगे।
तो अब सिर्फ 28% वाले में सिर्फ 50 आइटम आए हैं, और जीएसटी टैक्स स्लैब में पहले कितने थे, 28% वाले टैक्स स्लैब में थे 227 आइटम। ओके, ध्यान रखिएगा इनको। स्पेशल रेट 0.25%, और किस पर है, ये प्रीसियस स्टोन और रफ प्रीसियस स्टोन जो स्टोन्स होते हैं उन पर अब 0.25% एक्स्ट्रा स्पेशल रेट है इसका, ध्यान रखिएगा। और गोल्ड के लिए 3% है टैक्स स्लैब, ये न्यू है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो अकॉर्डिंग टू 2020-21 के जो अपडेटेड टैक्स स्लैब है उसको देखते हैं, जीएसटी की टैक्स स्लैब। तो 5% में क्या क्या गुड्स आ रहे हैं, फ्रोजन वेजिटेबल, फर्टिलाइजर, स्पाइसेस, प्लास्टिक वेस्ट, ये सब है। और भी बहुत सारे हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया है। सर्विसेज में न्यूज़पेपर, प्रिंटिंग, टेक अवे फूड, रेस्टोरेंट। 12% में घी, नट्स, फ्रूट्स, पॉचेस, पर्सेस, हैंडबैग्स आ रहे हैं। और सर्विसेज में टेम्प्रोरी बेसिस पे आईपी राइट्स, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन फॉर सेल, ये सब 12% में आएंगे। 18% में वॉशिंग मशीन, कैमरा, शैम्पू, ये सब 80% में आ रहे हैं। और सर्विसेज में आउटडोर कैटरिंग, आईटी सर्विसेज, टेलीकॉम सर्विसेज, ये 18% की लिस्ट में आ रहे हैं। 28% की लिस्ट में 50 आइटम्स में क्या क्या है, सनस्क्रीन, मोटरसाइकिल, पान मसाला। और सर्विसेज में सिनेमा, फूड, ड्रिंक, स्टे एट ऐसी 5 स्टार होटल। मतलब अगर आप कुछ भी इंजॉय करना चाहो या बाहर जाना चाहो, सिनेमा देखना चाहो, मूवी देखो, या फिर 5 स्टार होटल में रहोगे, तो आपको 80% टैक्स स्लैब की रेट से पेमेंट करनी होगी जीएसटी की। ओके, ध्यान रखिएगा। तो जीएसटी का क्या इम्पैक्ट पड़ा है हाउस होल्ड एक्सपेंसेस पर, तो जो फूड आइटम थे बिफोर जीएसटी उस पर लगते थे 12.5%, अब आफ्टर जीएसटी 5% हो गए हैं। और इंटरटेनमेंट पे पहले 30% लगते थे जीएसटी, अब 28% लग रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन में 50% बिफोर जीएसटी लगते थे, आफ्टर जीएसटी 18% है। हाउस होल्ड पर्सनल केयर में पहले 28% थे, अब 18% है। मोबाइल फ़ोन्स 50% थे, अब बढ़कर 18% हो गए हैं। ओके, ध्यान रखिएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम भी 80% अब जीएसटी कवर कर रही है। क्रेडिट कार्ड बिल्स भी 18% जीएसटी कवर कर रही है। ओके, तो जीएसटी कितने तरह की हैं, 3 तरह की है, एसजीएसटी, सीजीएसटी एंड आईजीएसटी। एसजीएसटी यानी स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो एसजीएसटी क्या है, ये एक ऐसा टाइप का जीएसटी है जो कि कौन कलेक्ट करता है, स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है या फिर यूनियन टेरिटरीज कवर करती है। कौन से ट्रांजेक्शन पे, इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन पे। मतलब अगर कोई भी सप्लाई हो, कोई भी स्टेट, मान लो आप बिहार से बिलोंग करते हो, तो बिहार के अंदर कोई भी जगह हो, कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो, आप अगर उसमें बिजनेस करते हो, सप्लाईज करते हो, तो आपको स्टेट गवर्नमेंट को जीएसटी प्रोवाइड करनी होगी, जिसे हम एसजीएसटी कहते हैं। ओके, और इसने किसको रिप्लेस किया, इसने वैट को रिप्लेस किया है। पहले एसजीएसटी की जगह पे हमें वैट देना पड़ता था, सेल्स टैक्स देना पड़ता था, लग्जरी टैक्स देना पड़ता था, एंट्री टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, परचेज टैक्स, ऑक्ट्रॉय और टैक्स ऑन लैटरी देनी पड़ती थी। तो ये सारे को रिप्लेस कर अब कौन सी आ गई है, एसजीएसटी। तो सीजीएसटी क्या है, सीजीएसटी एक ऐसा टाइप का जीएसटी है जिसमें टैक्स कौन कलेक्ट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। किस पर, इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन पर, मतलब अपने स्टेट के अंदर के ट्रांजेक्शन पे। अपने स्टेट, जैसे कि मैंने एग्जांपल आपको दिया बिहार का एग्जांपल, तो बिहार के अंदर आप कोई भी जगह जाओ, वहाँ के कोई भी कहीं भी जाकर सप्लाई करो, बिहार के कोई भी डिस्ट्रिक्ट में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रोवाइड करनी होगी सीजीएसटी। ओके, आईजीएसटी क्या है, आईजीएसटी मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मतलब सीजीएसटी और एसजीएसटी को अगर मिला दोगे तो बनेगा आईजीएसटी। तो ये एक ऐसा टाइप के जीएसटी है जो कि टैक्स कलेक्ट करेगी इंट्रा स्टेट भी और इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन भी। इंट्रा स्टेट मतलब अपने राज्य के अंदर, स्टेट के अंदर कोई भी जगह आप कुछ सप्लाई करो तो आपको लगेगी इंट्रा स्टेट, और इंटर स्टेट मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य के पास। मान लो बिहार से अगर कोई झारखंड जा रहा हो, उसमें सप्लाई कर रहा हो गुड्स को कहीं, तो उसको लगने वाली है आईजीएसटी। ओके, तो इसने किस किस को रिप्लेस किया, इसने सेंट्रल सेल्स टैक्स को रिप्लेस किया, जिसे हम सीएसटी के नाम से जानते हैं। ओके, तो ये हो गई टाइप्स। तो जीएसटी को कौन फाइल कर सकता है, इस बार जो जीएसटी रिजीम बनाई गई है, जिनकी बिजनेस की टर्नओवर 40 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो वो जीएसटी फाइल करेंगे। और 10 लाख है फॉर नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिल स्टेट के लिए। ओके,
तो ये ज़रूरी है रजिस्टर करना एक नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन के लिए, अगर ये सारे कंडीशन वो फुलफ़िल कर रहे हैं, जिसे कि हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन कहते हैं। अगर उनकी बिज़नेस 40 लाख से ऊपर की है, टर्नओवर अगर उनकी 40 लाख से ऊपर की है तो उन्हें करनी पड़ेगी। और पहले ये कितनी लिमिट थी? पहले ये 20 लाख की लिमिट थी, बट अब इसे बढ़ाकर 40 लाख कर दिया गया है। तो चेंजेस कब से आए हैं? ये 1 अप्रैल 2019 से ये चेंजेस आए हैं। तो कुछ बिज़नेस के लिए रजिस्ट्रेशन करना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो ये मैंडेटरी है, उन्हें ध्यान रखना होगा कि वो बिना रजिस्ट्रेशन कर नहीं बच सकते, उन्हें करना ही होगा। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो ये क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा और उनके ऊपर हैवी पेनल्टी लगेगी। ओके, तो हु शुड फाइल जीएसटी? किनको जीएसटी फाइल करनी चाहिए? तो जो इंडिविजुअल रजिस्टर्ड है जीएसटी से पहले कौन कौन से लॉ, मतलब कौन कौन से टैक्सेस में, एक्साइज, वैट, सर्विस टैक्स जिनको पहले भी भरना पड़ता था वो ऑटोमेटिकली जीएसटी के लिए वो सेलेक्ट हो जाने वाले हैं, मतलब उनको जीएसटी पे करनी पड़ेगी। पहले भी आप टैक्स पे करते थे ये सारे, तो अब आपको जीएसटी पे करनी पड़ेगी। तो बिज़नेस जिनका टर्नओवर मैंने बता ही दिया कि 40 लाख के ऊपर है, और जिनकी, और नॉर्थ ईस्टर्न के लिए 10 लाख, और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड भी इसी लिस्ट में आते हैं। ओके, कैजुअल टैक्स पर्सन और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, इनको भी जीएसटी पे करनी होगी। पर्सन जो कि सप्लाई करते हैं वाया ई कॉमर्स एग्रीगेटर के थ्रू। ओके, और हर ई कॉमर्स एग्रीगेटर को पे करनी होगी, फाइल करनी होगी जीएसटी को। और एजेंट ऑफ ए सप्लायर और इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, इनको भी जीएसटी फाइल करनी होगी। जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के थ्रू टैक्स पे करते थे उन्हें भी जीएसटी पे करनी होगी। जो पर्सन ऑनलाइन इंफॉर्मेशन और डेटाबेस एक्सेस करते थे या फिर ट्रैवल सर्विसेज प्रोवाइड करते थे आउटसाइड इंडिया से, उन पर्सन को भी अपनी जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवानी होगी और वो जीएसटी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ओके, तो पेनल्टी क्या है? अगर आप रजिस्टर नहीं करोगे जीएसटी के लिए तो जो ऑफेंडर होंगे उनको क्या करना होगा? उनके ऊपर 10% की जो अमाउंट है, जो वो टैक्स नहीं पे किया है, जो अमाउंट ड्यू है, उन पर 10% की पेनल्टी लगेगी या फिर मिनिमम 10,000 रुपीज़ लगेगी। ओके, तो जो ज़्यादा होगा वही लगेगी, कम होगा। ओके, और जो कम होगा वो अमाउंट लगेगी। और पेनल्टी बिल अगर ज़्यादा हो जाएगी, 100% अगर टैक्स अमाउंट की पे करनी पड़ेगी अगर ऑफेंडर ने क्या किया? जानबूझकर अपनी टैक्सेस को छुपाने की कोशिश की, तो चोरी करने की कोशिश की, तो उनके ऊपर क्या होगा? 100% जितना अमाउंट है उसी का 100% पेनल्टी के रूप में लग जाएगा। अगर मान लो कि 1 लाख की अगर उसकी जीएसटी की टैक्सेस फाइल करनी है और उसने चोरी करने की कोशिश की तो 1 लाख की एक्स्ट्रा पेनल्टी उसके ऊपर चार्ज हो जाएगी। ओके, तो ये सब कंट्री हैं देखेंगे हम जिनके ऊपर पहले जीएसटी लग चुकी है, हमारे से पहले जीएसटी लगी है। किस किस साल में किसने किसने जीएसटी लगाई है हम सबको देखने वाले हैं। फ्रांस ने 20% स्टैंडर्ड जीएसटी उनकी रेट थी और उसको इंट्रोड्यूस उन्होंने कब किया था? 1954 में। जर्मनी पर स्टैंडर्ड जीएसटी की कितनी रेट थी? 19%, और इसे इंट्रोड्यूस किया गया था 1968 पे। नीदरलैंड ने 1969 में से इंट्रोड्यूस किया था, इसके ऊपर जीएसटी की रेट थी 21%। इटली ने 22% की जीएसटी स्टैंडर्ड रेट लगाई थी और इसे 1973 में किया गया था। ओके, और इसके बाद किसने की थी? इसके बाद अर्जेंटीना। देख लीजिए, मैंने सारे आपको अपडेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया। कोरिया ने 10% लगाए थे 1977 में। मैक्सिको ने 16% 1980 में। इंडोनेशिया में 10% 1984 में। और क्या है? न्यूजीलैंड ने 15% 1986 में। जापान में 8% 1989 में। रशिया में 18% 1991। साउथ अफ्रीका 14% 1991 में लगाई है। सिंगापुर में 7% है 1994 में। ओके, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। मतलब अब देखिए इतने सारे जगह पे लग चुकी है। तो इंडिया 2017 में इंट्रोड्यूस की थी जीएसटी को और इसका स्टैंडर्ड रेट 18% था। मलेशिया में उससे पहले लगाई गई थी 2015 में 6% की रेट से। ओके, तो ये सारे तो थे जीएसटी किसने कब इंट्रोड्यूस की। इम्पैक्ट ऑफ जीएसटी, तो क्या इम्पैक्ट है जीएसटी के देखते हैं। सिंगल यूनिफॉर्म टैक्स रिजिम, तो ये आपको पता ही है कि ये सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को ख़त्म कर एक सिंगल यूनिफॉर्म
हर जगह यूनिफॉर्म मतलब हर जगह सेम, मतलब इंडिया की हर स्टेट में सेम पॉलिसी को अपनाया गया है। ओके, तो ये क्या होगा, ये टैक्स पेयर के लिए भी इजी होगा क्योंकि जो हर जगह एक यूनिफॉर्म टैक्स सिस्टम होगी। सिंपल स्ट्रक्चर, जीएसटी टैक्सेशन एक सिंपल स्ट्रक्चर फॉर्म है। सारे जीएसटी को कन्वर्ट कर, मतलब सारे इनडायरेक्ट जीएसटी को कन्वर्ट कर एक जीएसटी होने से इसकी जो स्ट्रक्चर है ये भी बहुत सिंपल है। तो इससे क्या होगा, जो कैलकुलेशन होगी टैक्स की वो भी एक सिंपल स्लैब से होगी जो कि समझने में भी इजी होगी और इससे बहुत सारी टाइम और एफर्ट की बचत भी होगी। इंक्रीज्ड एक्सपोर्ट्स, जीएसटी से क्या होगा, प्रोडक्टिव कॉस्ट जो होगी वो कम हो जाएगी और इससे क्या बेनिफिट होगा, इससे बेनिफिट ये होगा कि कॉम्पिटिटिवनेस की इंक्रीजमेंट होगी क्योंकि अगर प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाएगी तो बहुत सारे प्रोड्यूसर्स आ जाएंगे मार्केट में और इससे कंपटीशन बढ़ जाएगा। इससे कंपटीशन बढ़ने से क्या होगा, एक्सपोर्टर्स की भी इंक्रीजमेंट होगी और इंटरनेशनल मार्केट में भी हमारी शेयर इंक्रीज़ होगी। ओके, इंक्रीज्ड कंपटीशन, जैसे कि मैंने बताया कि अगर कॉस्ट कम हो जाएगी, प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाएगी ड्यू टू जीएसटी, तो इससे क्या होगा, बहुत सारी गुड्स एंड सर्विसेज की कॉस्ट कम हो जाने से कंपटीशन इंक्रीज़ होगा क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो गई है तो बहुत सारे प्रोड्यूसर्स मार्केट में आएंगे न्यू और इससे क्या होगा, कंपटीशन बढ़ जाएगी और टैक्स बर्डन जो है वो और रिड्यूस हो जाएगा फॉर फाइनल कंज्यूमर। तो मतलब कंपटीशन अगर इंक्रीज़ होगा तो सामान कम से कम दामों में कंज्यूमर को मिलने लगे, इससे कि टैक्स बर्डन जो अल्टीमेट टैक्स बर्डन है जीएसटी का वो कंज्यूमर के ऊपर ही लगता है, इसीलिए उनके ऊपर ये भी कम हो जाएगा प्रेशर। तो सब कुछ तो मैंने आपको क्लियर कर दिया, पर जीएसटी 3 चीज़ों के लिए इंक्लूड नहीं होती, वो जीएसटी की जो टैक्स स्लैब है इस कैटेगरी से वो अलग उसे रखा गया है। कौन कौन से हैं, अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजप्शन, पेट्रोलियम प्रोडक्ट और इलेक्ट्रिसिटी, ये तीनों जीएसटी की अंडर में नहीं आते हैं। ओके, तो कल मैं आपको एडवांटेजेस ऑफ जीएसटी, डिसएडवांटेजेस ऑफ जीएसटी, वैल्यू एडेड टैक्स क्या है, कैस्केडिंग इफेक्ट क्या है और जीएसटी काउंसिल, जीएसटीएन, मैं ये सारे जो भी हैं पॉइंट्स आपको A to Z क्लियर करूँगी क्योंकि एक वीडियो में ये होना पॉसिबल नहीं है, बहुत देर हो जाएगी, लंबी वीडियो बहुत हो जाएगी। तो आपको 1 घंटे की वीडियो ना देकर मैं 20-25 मिनट की वीडियो एक एक करके दूँगी। तो आज तो ये हाफ क्लास कंप्लीट हो गई। आई होप सो 1-2 दिन बाद मैं और एक सेकंड वीडियो लाऊंगी। आई होप सो उस दिन मैं पूरी क्लास को कंप्लीट कर दूंगी। तो आपसे जो भी जीएसटी रिलेटेड आपके लिए जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे इससे ज़्यादा तो नहीं आ पाएंगे क्योंकि ये अपडेटेड पॉइंट है। ओके, तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना और अगर मेरे लिए कुछ सजेशन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।